चलिए, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, जो कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, तीनों को पढ़ेंगे और हम पूना पैक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए, हम इसमें सिर्फ पढ़ते चलेंगे और समाप्त करते चलेंगे। जैसे गांधी इरविन समझौता को ही हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था? तो हम बताएंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना ही सबसे बड़ा प्रस्तावित था। मतलब कहने का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ना हो, रुक जाए, स्थगन मतलब यही होता है। तो गांधी इरविन समझौता में यही बात के लिए हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए थे। चलिए, तो ये तो हम समझ गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधि थे, गोलमेज सम्मेलन जब 3 हुआ था, जिसमें से प्रथम में भाग नहीं लिए थे कांग्रेस, द्वितीय में भाग लिया था। वही सवाल यहाँ पे दिख रहा है कि द्वितीय में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बॉम्बे से लंदन एस राजपूताना नामक जो है जलयान से गए थे। तो किससे गए थे? जलयान था, जलयान मतलब जहाज कहिए, एस राजपूताना के नाम से था, उससे गए थे। बॉम्बे से लंदन गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। और दूसरी बात, वे लंदन के किंग सेल हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग सेल हॉल में ठहरे थे। अब देखिए, लोभ देना सोच रहा है, लेकिन गांधी जी अपने तेज हैं, वकील हैं ना जी, फंस थोड़ी जाएंगे। आगे बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ही तो किए थे, ये हम जानते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस आए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। और सवाल सुनिए, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? गांधी जी, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिए थे, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन कोई तो भारतीय होगा। तो भारतीय थे मौलाना मोहम्मद अली, जो कि लंदन में जब होता था। ठीक है, तो प्रथम में मौलाना मोहम्मद अली जो है भारतीय के रूप में गए थे। भारतीय का जरूरी था तो भारतीय के रूप में को गए थे, और द्वितीय में महात्मा गांधी गए थे, ये भी बोल सकते हैं। अब वर्ष 1931 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्या किए थे? संकल्पित प्रारूपित किए थे मूल अधिकारों के लिए, आर्थिक कार्यक्रमों के लिए। इस सब पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था 1931 में। तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। सोचिए, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब गांधी जी गए थे, कहाँ? लंदन। ठीक है, वहां पे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। देखिए, अगर आपसे पूछे गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और ये सब जो हुआ था लंदन में होता था, मतलब बाहर होता था गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगर पूछे तो 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक जो है चला था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करेंगे, डेट अगर बोले तो 12 नवंबर, ठीक है, 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक चला था, ये ध्यान रखना होगा। तो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला, बोलिएगा नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं कि इसमें जो है महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे, कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे लंदन में। और याद रखिएगा, इसका समय पूछता है तो हम बात करते हैं 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक जो है चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समयकाल। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ये जरूर ध्यान रखना है। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन का समयकाल पूछे, यस पूछे, तो 17 नवंबर से लेके याद रखिएगा 24 दिसंबर तक 1932 तक चला था। मतलब 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 तक क्या चला था? मतलब 1932 तक ही चला था, 32 में ही चला था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यही 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक
जो चला था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो चला था 12 नवंबर से लेके 19 जनवरी 1931 तक चला था। मतलब 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक चला था प्रथम। डेट दोनों का मेंशन हो गया। अब यहाँ पे और सुन लीजिए क्या है। तो देखिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो केटी पाल किए थे। देखिए, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व अगर पूछे तो केटी पाल को याद रखिएगा, जो कि गोलमेज सम्मेलन में संपन्न किए थे। ये क्लियर नहीं किया कि प्रथम की द्वितीय, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस मुद्दे पर असफल रहा? कौन सा मुद्दा ऐसा था जो कि असफल रह गया? अगर पूछे तो क्यों असफल हो गया? इसलिए असफल हो गया क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हो गई। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों में चाहे भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि भारतीय थे। प्रथम में लेने वाले हमारे मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है, और द्वितीय में हमारे महात्मा गांधी लिए थे, और तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके कारण थोड़ा सा विवाद भी होता है। चलिए, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। इरविन तथा महात्मा को, ठीक है, इरविन तथा महात्मा के बीच जो इरविन समझौता है, जिसे हम कहते हैं समझौता और बातचीत हो रही थी, जो कि दो महात्मा के रूप से संबोधित किया गया बोलकर, तो सरोजिनी नायडू बोली थी। गांधी इरविन समझौता को जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। तो कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, उसमें गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के अधिवेशन में हम स्वीकारे थे, जिसे हम कराची अधिवेशन 1931 भी बोलते हैं। तो ये तो बात हम समझ गए भाई कि चलिए ठीक है, तब ना गांधी जी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, है कि नहीं। चलिए, वो सब बातें अलग है, ये सब बातें अलग है, लेकिन गांधी इरविन समझौता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही गांधी इरविन समझौता को ही हम बोलेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन एक ही समय के डेट का माना जाता है और इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? तो मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए, और गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, जिसमें हम गांधी इरविन समझौता जो हुआ कराची अधिवेशन के जो हुआ था कांग्रेस का 1931 में, उसमें हम स्वीकार कर लिए थे कि हाँ भाई समझौता करेंगे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, इसमें हम जान गए कि गांधी जी तो गए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि स्वयं के व्यय पर, जो स्वयं व्यय किए, व्यय पर हिस्सा लिया कौन? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने लिए थे, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब हम चलेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। ये तो इसे भी खत्म करते हैं, सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत जिसे अवार्ड बोलते हैं की घोषणा किसने की थी? तो हम बताएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने किया था, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। आगे देखिए, हरिजनों जिसे हम दलित बोलते हैं, हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायतों के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय ही किया था। तो महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन जो हुआ था, वो जब प्रारंभ हुआ था, तो यही सांप्रदायिक पंचायत के समय हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा अवार्ड बोलते हैं? देखिए, हम सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पढ़ते आ गए, तो याद रखिए कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड, जिसे जो है सांप्रदायिक पंचायत बोला जाता है। तो कम्युनल अवार्ड के समय ही पहला आमरण अनशन किए थे महात्मा गांधी, और ये सही बात है क्योंकि मैकडोनाल्ड ने ये काम करके अलग कर दिया था, और ये दलित हरिजनों के लिए लाया था अगस्त 1932 में, जो कि ये आगे चल के बहुत ही विनाशकारी हो सकता था अवार्ड के रूप में। चलिए, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था, ये हम जानते हैं, क्योंकि पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था।
बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता, जिसे बोलते हैं पूना समझौता भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दलित के लिए ही आया था। दलित वर्ग का संघ किसने स्थापित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किए? दलित वर्गों का संघ बनाए। और याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है मध्य एक समझौता हुआ, पूना समझौता। और इसमें पूना पैक्ट जो है दलित वर्गों के लिए ही आया था, ये भी सही है। और पहला अमलन अनशन जो किए थे वो भी जो है माना जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत के समय ही किए थे, कम्युनल अवार्ड के समय किए थे। और ये बात तो सही है, सांप्रदायिक अवार्ड की बात करते हैं, कम्युनल अवार्ड की बात करें। एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 से 148 दी गई थी, मतलब 71 एवं याद रखिएगा 148 मतलब 148 सीटें दी गई थी। सोचिए दलित वर्ग के लिए। चलिए ये भी बात सही है। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी भी अपनी जगह पे अच्छी भूमिका निभा रहे थे और बी आर अम्बेडकर भी निभा रहे थे, किन्हीं पे लांछन नहीं लगाया जा सकता। बात कर लेते हैं तो वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे घनश्याम दास बिरला थे। बाद में यही अनटचेबिलिटी जो स्थापना किए, यही जाके बाद में हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष भी घनश्याम दास बिरला थे। दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो पूना समझौता के बाद क्या हुआ? दलितों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। और ये 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जब 1932 में पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ? गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी नाम का क्या कर दिया? स्थापना किया। तो वही जाके हरिजन सेवा संघ हो जाता है, जो कि हम पूना समझौता के बाद हम बोलते हैं कि गांधी जी दलितों के उत्थान के लिए एक संस्था खोले थे। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। ये भी क्लियर हो गए। और सुन लीजिए, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। तो दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से अगर बोले संबोधित करने की, तो महात्मा गांधी किए थे। और याद रखिएगा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हुआ। चलिए ये बात हो गई। अगर बात करें हम लोग किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो हम बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो वर्ष 1937 में किया गया था, 1937 में किया गया था। सोचिए 36 की बात होती है और ये जाके आगे जाके मतलब 35 हम बोलते हैं। 35 में क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम आया, मतलब भारत शासन अधिनियम के द्वारा 35 के द्वारा जो है चुनाव, प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। और 37 में ये पहला चुनाव हुआ। एक तरह से भारत में प्रांतीय चुनाव कहिए किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 37 में संपन्न हुआ। 1937 मतलब 1937 के चुनावों में जो है कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की जो है संख्या कितनी थी? तो 5 थी। कितनी थी? 5 थी। ये क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, कांग्रेस ने जो है 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। सोचिए कांग्रेस ने 11 प्रांत में हुआ चुनाव, ठीक है, और 11 प्रांत में 8 प्रांत में तो चुनाव मतलब समझिए सरकार बना ली। और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। करते हैं तो देखिए वर्ष 1937 में, तो 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक शासन किया था। कितने माह तक? 28 माह तक शासन किए थे। सोचिए 28 माह। अगर बात करें वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है हरिपुरा
जिसे गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, जो कि हम जानते हैं 1938 में। 1939 में फिर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उस समय भी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन इस्तीफा देते हैं। चलिए वो सब कहानी अलग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बता चुका हूँ। याद रखना ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो हम बताएंगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हराए थे। तो याद रखना है, यही बात तो बता रहा हूँ, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, मतलब 1939 में, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव में ही सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिए थे। इसमें ही गांधी जी थोड़े नाराज हो गए थे, और बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो नाराजगी हुई, इसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। सवाल क्या बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। मतलब दोनों नहीं बने थे, पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं बने थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बने थे। उसके जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, जब सुभाष चंद्र बोस 1939 का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें त्यागपत्र दे दिए थे। तो कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बताया जाता है कि 39 में किए थे, जो कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद बनाए थे। ये बात हो गई। अब देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री कौन कौन था उस समय बता सकते हैं। जैसे प्रांत बांटा हुआ, जैसे असम प्रांत में कौन प्रधानमंत्री बना? तो मोहम्मद सदुल्ला बना। अब बिहार की अगर बात करें, मतलब सदुल्ला बने। अगर बिहार की बात करें, बिहार प्रांत में कौन? जब 1937 का चुनाव हुआ, जिसमें 8 प्रांतों में तो हम जानते हैं, और जिसमें चुनाव में बिहार का अगर प्रधानमंत्री पूछा तो श्री कृष्ण सिन्हा बताएंगे, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में बने। अगर बंगाल में पूछेगा तो बताइएगा फजलुल हक बताइएगा, फजलुल हक बताया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में है। और भी पूछता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत में अगर पूछे तो डॉक्टर खान साहब बता देना है, बने थे प्रधानमंत्री। अब संयुक्त एक प्रांत था, वहां पे कौन बना है? तो गोविंद वल्लभ पंत बन गए थे। क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और कब के चुनाव में? 1937 में जो चुनाव हुआ था। मध्य प्रांत की अगर बात करें तो उसमें एन.वी. खरे बने थे, जो कि प्रधानमंत्री बने थे। उसी तरह बॉम्बे में कौन बने थे? वी.जी. खरे बने थे। तो एन.वी. खरे अगर पूछे मध्य प्रांत में, और बॉम्बे वी.जी. खरे। अगर मद्रास की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी बता देंगे। और सिंध में कौन बना था? तो अल्लाह बख्श बने थे, याद रखना है। चलिए ये बात हो गई। अगर पूछा जाए पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिकंदर हयात खां बने थे। चलिए क्लियर हो गए। और बात करें हम लोग तो सुनिए, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है संयोजक कौन था? तो हम बताएंगे जयप्रकाश नारायण था। कौन था? जयप्रकाश नारायण था। अगर पूछे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, हम जानते हैं। तो क्या बनता है सुनिए, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्तीय विभाग के प्रमुख कौन बने? रफी अहमद किदवई बने थे। रफी अहमद किदवई बन गए थे, याद रखना है। संयुक्त प्रांत में गठित जो मंत्रिमंडल था उसके वित्तीय विभाग बने थे। अगर पूछे कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये मत कर दीजिएगा गलती। 1934 में जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। अब बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण किए थे। समझ गए? ये सवाल आएगा तो ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक अगर पूछे कहाँ हुई थी, तो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 1934 में, जिसमें हम जानते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ही हम किस नाम से जानते थे? तो हम जानते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसका संयोजक कहिए, जुड़ाव कहिए। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जो कि 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। मतलब अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कांग्रेस के सहयोग के लिए लिनलिथगो ने प्रस्ताव दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1940 को दिया था।
समझ गए? चलिए ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जिसे आरएसपी बोलते हैं, इसके संस्थापक अगर पूछे तो योगेश चंद्र चटर्जी थे संस्थापक। तो हम जान गए। अब इसकी स्थापना कब हुई तो 19 मार्च 1940 को हुआ था, जो कि बंगाल में हुआ था, ये हम जान गए। उद्देश्य क्या था ये समाज पार्टी बनने का? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में जो है समाजवादी की स्थापना करना। इस पार्टी में जो है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का जो है स्वागत किया गया था। इसी समय में इसी पार्टी का उद्देश्य यही था कि हम भाई पूरे देश में अंग्रेज को हटा देना है और अपना शासन सत्ता चालू कर देना है। भारत आंदोलन का स्वागत किया गया था इसी में। ठीक है, क्लियर हो गया। और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन भी था भाई। ठीक है, तो ये हो गए। अब चलिए पॉइंट हम बता देते हैं। जैसे हम जान गए कि भाई विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। ये क्लियर हो गया। जिसने विंस्टन चर्चिल जो है कहा था तुम भाई फकीर नहीं, है ना, मतलब अर्धनंगा फकीर। और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसे हम विधानसभा हेतु कह सकते हैं, 1585 मतलब 1585 सीटों में जो है कांग्रेस को 707 सीट जो है प्राप्त हुआ था। 707 सीट 1585 सीट में से। चलिए ये पॉइंट खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो संबंधित हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का तो ज़्यादा नहीं हम चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का चर्चा करेंगे और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। फिर क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो पढ़ेंगे। उसके बाद एक तरह से समापन हो जाएगा।